Hello everyone, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Marti Kaushik again here with another video. And in this particular video we are going to discuss about reproduction in case of bacteria that is included in kingdom Monera. तो हम यहाँ पे अगर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो मेन टाइप के रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। एक सेक्सुअल का मतलब है कि जिसमें हमारे दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, बाई पेरेंटल। और यहाँ पे हम बैक्टीरिया के केस में देखें तो कोई भी यहाँ पे गैमेट नहीं निकलता है, गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है, कोई रिप्रोडक्टिव सेल नहीं बनती है, ना ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे मेनली क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो जो भी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका बेसिस क्या होता है, उसका बेसिस यही होता है कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है। तो बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे बाइनरी फिजन के थ्रू मेनली अपना रिप्रोडक्शन शो करता है, और समटाइम्स बर्डिंग के थ्रू। बट जो प्रोमिनेंटली पाया जाता है वो क्या है, बाइनरी फिजन। तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहले बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि सिंगल पेरेंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रही, कोई गैमेट नहीं बन रहा है, और ना ही कोई फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज़्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, एक सेल दो में डिवाइड हो रही है और अपने जेनेटिक मटेरियल को भी डिवाइड कर रही है। तो जो बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करता है सेवरल टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स लाइक स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं। स्पोरेंजियम क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये स्पोरेंजियम है। ठीक है, ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर जो स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं उनको हम नाम दे देते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स का, स्पोरेंजियोस्पोर्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्पोर्स जो स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म होते हैं उनको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, ओइडिया एंड कोनिडिया क्या होते हैं, एक ऐसे फिलामेंट होता है, फिलामेंट पे इस तरह के स्पोर्स फॉर्म होते हैं चेन में, दे फॉर्म्स इन अ चेन, इस तरह से, और फिर वो ऐसे डिस्पर्स हो जाते हैं। ये है हमारे कोनिडियोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स भी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में हमारे स्पोर्स फॉर्म होते हैं। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स की फॉर्मेशन के थ्रू भी। स्पोर्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पाउडरी सब्सटेंस होते हैं जो डिस्पर्स हो जाते हैं जब सेल बर्स्ट आउट करेगी। यहाँ से जब सेल ओपन हो जाएगी तो ये बर्स्ट आउट करेंगे और क्या करेंगे, जैसे यहाँ से हमारी सेल क्या होगी, बर्स्ट आउट होगी। ठीक है, सेल बर्स्ट आउट होगी तो क्या हुआ, हमारे जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स हो गए, और इन्वायरमेंट में जब भी उन्होंने फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो ग्रो कर गए बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, दूसरा टाइप का रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी फिजन, जो कब होता है, जब फेवरेबल कंडीशन हो। फेवरेबल कंडीशन का मतलब है ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, ह्यूमिडिटी हो, जिसकी भी बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो सारी कंडीशन अवेलेबल हो, उसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं होंगी तो मतलब अगर फेवरेबल कंडीशन ख़त्म हो गई, मतलब फूड की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई है, टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो गया है या ह्यूमिडिटी कंटेंट नहीं रहा है, तो क्या करेगा, हमारा जो बाइनरी फिजन है वो अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा। बैक्टीरिया अप्रोक्स 20 मिनट में डिवाइड करता है, तो वो जो डिवीजन है वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक जगह पे जो बैक्टीरिया वो डिवाइड हो के क्या बना देगा, कॉलोनी बना देगा। कॉलोनी बनाएगा तो उस इन्वायरमेंट में, उस जगह पे, उस हैबिटेट में बैक्टीरिया ने जितना भी फूड अवेलेबल था वो सारा अपटेक कर लिया है। तो क्या होगी, शॉर्टेज ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम होगी, वेस्ट प्रोडक्ट जो बैक्टीरिया रिलीज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया है। तो बैक्टीरियोफेज की डेवलपमेंट में क्या हो गया है, यहाँ पे बाधा आ रही है क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा
और वो आगे फर्टिलाइज़ नहीं कर पा रहा, तो ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे जो बाइंडरी फ्यूजन से ग्रोथ है बैक्टीरिया की वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो बाइंडरी फ्यूजन होता कैसे है? जो बाइंडरी फ्यूजन है उसमें हमें पता है कि एक सेल्स जो है बैक्टीरिया के वो 2 सेल में डिवाइड होती है। तो हमें यही देखना है कि बाइंडरी फ्यूजन बैक्टीरिया में कैसे होता है। ठीक है, बाइंडरी फ्यूजन एक टाइप होता है एमाइटोटिक टाइप के डिवीजन का। एमाइटोटिक टाइप ऑफ डिवीजन का मतलब क्या है, क्या कि मियोसिस जैसा कोई भी डिवीजन यहाँ पे नहीं हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी सेंट्रोइल नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई भी स्पिंडल फाइबर नहीं बन रहा है, ना ही कोई मैकेनिज्म जा रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2 में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये 8 माइटोटिक टाइप का डिवीज़न है। जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन मतलब कॉपी ऑफ डीएनए की कॉपी फॉर्म करने की प्रोसेस। ठीक है, तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, डीएनए अपनी ही कॉपी जनरेट करता है। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है बाइंडरी फ्यूजन के टाइम पे, उसको हम थीटा मॉडल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीक लेटर थीटा जैसे ही दिखाई देती है जब ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये जो मैकेनिज़्म है रेप्लिकेशन का बाइंडरी फ्यूजन के टाइम पे, जब डीएनए अपना एक कॉपी फॉर्म करता है ताकि वो डॉटर सेल में अपने डीएनए को पास कर सके, तो वो थीटा जैसा दिखाई देता है। इसलिए जो केन थे साइंटिस्ट, उन्होंने केन मॉडल दिया था, जिन्होंने बोला था कि जो रेप्लिकेशन है बैक्टीरिया में वो थीटा की तरह होता है, इसलिए उन्होंने इसको थीटा मॉडल दिया नाम। अब जो रेप्लिकेशन है या फिर हम बोले बाइंडरी फ्यूजन है, वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है बैक्टीरिया के अंदर। पहला होता है, सबसे पहला स्टेप कि डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब अपनी कॉपी फॉर्म करना डीएनए की। सेकंड होता है मेसोसोम। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन शो करती है, अंदर की तरफ ग्रो करती है, बहुत सारे एंजाइम कंसिस्ट करती है, मेटाबॉलिज्म शो करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो वो मेसोसोम डिवाइड होता है, और जो ये मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। फिर हमें पता है बैक्टीरिया के बाहर एक सेल वॉल भी होती है, फिर पहले मेम्ब्रेन बनेगी और फिर सेल वॉल बनेगी। तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है क्या, रेप्लिकेशन बाइंडरी फ्यूजन की प्रोसेस। किसके केस में, बैक्टीरिया के केस में। पहला स्टेप तो हमने देख लिया कि थीटा मॉडल के थ्रू क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो मेसोसोम्स होती है, यहाँ पे एक मेसोसोम्स होंगी। ठीक है, ये क्या होंगी, मेसोसोम्स, मतलब सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ ऐसे इन्वेजिनेशन फॉर्म करती है। ठीक है, इस तरह से, इसको बोलते हैं मेसोसोम। तो ये जो मेसोसोम है वो क्या हो जाती है, वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है। क्यों डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है, कि जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, वो जो मेम्ब्रेन होती है उसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो गई है। क्यों सिंथेसिस स्टार्ट हो गई है, क्योंकि उस मेम्ब्रेन को एक्सपेंड करना है और 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करना है। तो जैसे ही साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मेसोसोम के बीच में, यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में अपने आप की फॉर्मेशन करेगी, सिंथेसिस करेगी, तो क्या होगा, ये डिटैच हो जाएगा। ठीक है, मेसोसोम भी क्या होगा, मिडल में आ जाएगा डॉटर सेल के, क्योंकि एक क्रोमोसोम अटैच होता है हर एक मेसोसोम के साथ। तो 2 डॉटर क्रोमोसोम्स जब डिवाइड होंगे तभी हमारी जो मेसोसोम्स है वो भी डिवाइड हो जाएगी। फिर लास्ट स्टेप आता है सेल वॉल फॉर्मेशन का। ठीक है, तो जो सेल वॉल है, एक पेरिफेरल रिंग बनती है प्लाज्मा, मतलब पेरिफेरी पे क्या बनती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो अंदर की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, अंदर की तरफ बढ़ता है और ग्रो करता है, अंदर की तरफ बढ़ेगा और वो ग्रो करता रहेगा जब तक 2 सेल्स क्या नहीं हो जाएंगी, सेपरेट नहीं हो जाएंगी। तो जो सेल वॉल मटेरियल है वो भी वहाँ के उन मेम्ब्रेन के बीच में डिपॉजिट होता रहता है जब तक सेल का डिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाता, और जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है कि सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट किया, फिर जहाँ पे मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही थी वहीं पे हमारा जो मेसोसोम है वो भी डिवाइड कर गया, क्योंकि मेसोसोम क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है, तो क्रोमोसोम डिवाइड करेगा तो मेसोसोम भी डिवाइड करेगा।
फिर बीच में क्या होने लगा, सेल में जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, दोनों ही वो एक्सपेंड करने लगी, मतलब इन्वेजिनेशन शो करने लगी, अंदर की तरफ ग्रो करने लगी, जिसकी वजह से दो सेल अल्टीमेटली सेपरेट होती हैं। तो यहाँ पे वो सेपरेट कैसे होती है, यहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट होता जाता है और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है और एक बैक्टीरिया की सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एंडोस्पोर की। एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, ये सेल्स होती हैं कुछ बैक्टीरिया की। जैसे एग्जांपल की बात करें बैसिलस की या क्लोस्ट्रीडियम की, दो बैक्टीरिया हैं, इनकी सेल्स होती हैं जो थिक वॉल्ड, जो क्या फॉर्म कर देती हैं, थिक वॉल्ड एंड हाईली रेजिस्टेंट बॉडीज सेल के अंदर, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। अनफेवरेबल कंडीशन क्या, जैसे हाई टेम्परेचर, लो पीएच, ठीक है, एसिडिक इन्वायरमेंट, इन सब मतलब सोल्टी इन्वायरमेंट, ऐसी कंडीशंस में, या उनको फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो अपनी सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल के अंदर ही एक मोटी सी वॉल वाला हाईली रेजिस्टेंट बॉडी फॉर्म होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। एंडो मतलब इनसाइड, मतलब सेल के अंदर कोई स्पोर की फॉर्मेशन हो रही है। एक बैक्टीरियल सेल नॉर्मली एक ही एंडोस्पोर प्रोड्यूस करती है। ये स्पेरिकल भी हो सकता है, जैसे आप देख सकते हैं, ओवल शेप में भी हो सकता है, टर्मिनल पोजीशन पे भी हो सकता है, सेल के अंदर मतलब यहाँ पे भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। और इसका कैसा नेचर होता है, एंटी कोएगुलेंट नेचर होता है एंडोस्पोर का। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस होती है कैल्शियम डिप्लोकोलिनिक एसिड की। देखो, डिप्लोकोलिनिक एसिड हमने पढ़ा था जब सेल वॉल की फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी। सेल वॉल की जो फॉर्मेशन होती है, तो एल लाइसिन की जगह पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जब नाम और नाग जो हमारे हैं उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है, तो टेट्रापेप्टाइड की जरूरत पड़ती है। उन टेट्रापेप्टाइड में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एल लाइसिन की जगह पे पाया जाता है DPA, जिसको हम डाईपीकोलिनिक एसिड बोलते हैं, डाईपीकोलिनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस, कैल्शियम डाईपीकोलिनिक एसिड की प्रेजेंस कोर्टेक्स में सेल वॉल के क्या करती है, इसको एंटी कोएगुलेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो एंडोस्पोर्स होता है उसमें एक सेंट्रल क्या होता है, कोर। दिस इज सेंट्रल कोर। ठीक है, ये क्या है, कोर रीजन है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मटेरियल से बना होता है। जो ये आपको बंडल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल। जो न्यूक्लियर मटेरियल DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया DNA बैक्टीरिया हैं, कुछ RNA बैक्टीरिया हैं। जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है। जो साइटोप्लाज्म है उसमें DNA इंक्लूड है, RNA इंक्लूड है, और क्या इंक्लूड है, ये साइटोप्लाज्म है, ये बीच में साइटोप्लाज्म है, इसमें DNA भी होगा, इसमें RNA प्रोटीन्स भी होंगे और इसमें प्रोटीन भी होंगे, इसमें लिपिड्स भी होंगे जो बैक्टीरिया को चाहिए, इसमें कैल्शियम भी होगा और इसमें मैग्नीज भी होगा। जो सेंट्रल कोर है वो एक छोटी सी मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंड किया गया होता है, जिसको हम कोर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोर की मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कोर के अंदर क्या है, DNA भी है, राइबोसोम्स भी है, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स भी हैं। उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो भी किसको चाहिए, सेल को चाहिए। अराउंड द वॉल इज अनदर लेयर, जो थिक होती है पर उसकी डेंसिटी कम होती है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। देखो यहाँ पे जो ये स्पोर वॉल, ये तो हमारी क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसके बाहर क्या होती है, कोर मेम्ब्रेन, कोर की मेम्ब्रेन। उसके बाहर एक थिक लेयर होती है। ठीक है, थिक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। ठीक है, पर इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो बहुत कम पाए जाते हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, लो। इसकी डेंसिटी लो होती है। इसको कोर्टेक्स बोलते हैं जो पेप्टाइडोग्लाइकेन और कैल्शियम से बाउंड DPA क्या है, डाईपीकोलिनिक एसिड, उसके थ्रू बना होता है। ये एंटीकोएगुलेंट होती है, जिसकी वजह से जो कोर्टेक्स है वो हीट से बचाती है इस सेल को, बैक्टीरिया की सेल को हीट से प्रोटेक्ट करती है वो। ठीक है, ये कोर्टेक्स दिखा रखा है।
ठीक है, तो ये क्या कर रही है, हीट से प्रोटेक्ट कर रही है। जो एंडोस्पोर होता है वो डेसिकेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है, केमिकल्स के अगेंस्ट, रेडिएशंस के अगेंस्ट क्या शो करता है, रेजिस्टेंस। जो कोर्टेक्स होता है वो इनक्लोज्ड होता है एक स्पोर कोट में, ठीक है। स्पोर वॉल दिख रही है आपको, ये येलो कलर की स्पोर वॉल, ठीक है। स्पोर कोट इसमें भी दिख रहा है, दोनों स्ट्रक्चर्स में। तो ये जो स्पोर वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, बट ये किसको कवर कर रखी है, इसने इस जेनेटिक मटेरियल को कवर कर रखा है। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या कंसिस्ट करता है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंडोस्पोर है, ठीक है। जो होल स्ट्रक्चर है वो एक और लेयर में कवर होता है। वो लेयर कौन सी है, वो है एक्सोस्पोरियम, जो बाहर वाली लेयर है। दिस लेयर इज एक्सोस्पोरियम। ये लेयर क्या है, एक्सोस्पोरियम है। जो एंडोस्पर्म है वो जब भी क्या होगा, न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, लेक ऑफ न्यूट्रिएंट होंगे या लेक ऑफ फूड होगा जब इन्वायरमेंट में या हैबिटेट में, तब हमारे क्या फॉर्म होते हैं, एंडोस्पर्म फॉर्म होते हैं, ठीक है। उस टाइम पे एंडोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। एंडोस्पोर की फॉर्मेशन के टाइम पे जो प्रोटोप्लास्ट होता है जिसमें न्यूक्लियर बॉडी है, ये न्यूक्लियर बॉडी है, न्यूक्लियस है जिसमें, उसमें क्या होता है, इस न्यूक्लियर बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब वाटर का लॉस करती हैं। ये फूड को स्टोर करती हैं, किसको स्टोर करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं, ठीक है। और सेपरेट हो जाती हैं बाकी के प्रोटोप्लास्ट से और एक एंडोस्पोर फॉर्म करती है। मतलब क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को अंदर रखते हैं, उसके बाहर एक और लेयर, फिर कोटेक्स की लेयर, फिर स्पोर कोट, फिर एक्सोस्पोरियम, इस तरह से बनाते जाते हैं। पहले कोर हो गया, कोर की मेम्ब्रेन होगी, फिर इनर मेम्ब्रेन होगी, फिर आउटर मेम्ब्रेन होगी, फिर स्पोर कोट हो गया, फिर एक्सोस्पोरियम हो गया। इस तरह से ये फॉर्म करते जाते हैं लेयर बाय लेयर, ताकि हमारा जो एंडोस्पोर मतलब जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स के थ्रू सराउंड कर रखा है। और ये अप टू 100 डिग्री सेल्सियस में और -100 डिग्री सेल्सियस में भी ये सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या पढ़ा हमने, एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर। एंडोस्पोर से रिप्रोडक्शन नहीं होता, एंडोस्पोर तो एक प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है जो बैक्टीरिया की सेल जब शो करती हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, तो एक एंडोस्पोर एक ही बैक्टीरिया में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एंडोस्पोर 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन कैसे होता है, फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर। अब जो एंडोस्पोर हैं दे कैन विथस्टैंड टेम्परेचर एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस एंड एज लो एज -100 डिग्री सेल्सियस। सो दीज कैन रिमेन अनहार्म्ड ड्यूरिंग पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन में क्या करते हैं, जैसे मिल्क के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हम हीट करके एकदम से उसको कूल डाउन कर देते हैं ताकि बैक्टीरिया की डेथ हो जाए। पर एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करके बैक्टीरिया पैस्चराइजेशन की प्रोसेस में भी अपने आप को हार्म करने से बचा सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस कैसे होता है, किन रीजन से होता है, क्योंकि जो स्पोर कोट होता है वो बहुत थिक होता है और इम्परमिएबल होता है। यहाँ पे हमने देखा स्पोर कोट ये क्या है, थिक है, बहुत थिक है, ठीक है। और ये इम्परमिएबल है, मतलब अपने अंदर पास नहीं होने देता ये किसी भी चीज़ को, इम्परमिएबल है, परमिट नहीं करता, प्रोवाइड करता किसी भी मटेरियल को पास होने के लिए। लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है इनकी, लो वाटर कंटेंट होता है, डिहाइड्रेशन कर देते हैं बैक्टीरिया। और कैल्शियम डीपीए कॉम्प्लेक्स डाइपीकोलोनिक एसिड यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इनको। अंडर फेवरेबल कंडीशन एंडोस्पोर अगेन वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिव हो जाएंगे, स्पोर जो कोट है उसको रप्चर करके तोड़ देंगे और बैक्टीरिया जो है वो थिन सेल वॉल के थ्रू सराउंड किया जाएगा और दोबारा वो क्या करेगा, ग्रोथ शो करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है बैक्टीरिया के केस में। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बात की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गैमेट बनते हैं बैक्टीरिया के केस में, ठीक है, ना ही फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ना ही कोई मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, मतलब जीनोम रिकम्बाइन होता है या फिर हम बोले जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है, जीनोम का ट्रांसफ़र होता है, डीएनए ट्रांसफ़र होता है एक सेल से दूसरी सेल्स में। तो देयर आर डिफरेंट मैकेनिज़म्स
जिसके थ्रू क्या होता है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। ठीक है, पहला है ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्रिफ्थ ने दिया था, दूसरा कंजुगेशन पढ़ेंगे जो हम लेडरबर्ग और टॉटम ने दिया था, तीसरा ट्रांसडक्शन जिंडर एंड लेडरबर्ग ने दिया था। ठीक है, ये 3 मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बैक्टीरिया में। तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है बैक्टीरिया में, जिसको हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन बोलते हैं। जेनेटिक रिकम्बिनेशन की 3 प्रोसेस होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन। 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ग्रिफ्थ ने दिया था, कब दिया, 1928 में दिया। ठीक है, 1928 में। वो किसके ऊपर काम कर रहे थे, वो वर्क कर रहे थे इफ़ेक्ट ऑफ डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, या उसकी जगह पे क्या कौन सा बैक्टीरिया ले सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जो निमोनिया कोज करता है। ठीक है, डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई का इफ़ेक्ट उन्होंने किसके ऊपर स्टडी किया था, माइस के ऊपर स्टडी किया था। ठीक है, और उस स्टडी के दौरान उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअली में होता क्या है, अगर हम बहुत इजी लैंग्वेज में इसको समझें कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, तो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में एक डोनर सेल होती है, एक डोनर होता है। डोनर क्या होगा, डोनर भी हमारा बैक्टीरिया ही होगा, मतलब बैक्टीरिया की सेल ये एक्ट करेगी एज अ डोनर। ठीक है, और जो रेसिपिएंट होगा वो भी क्या होगा, बैक्टीरिया की सेल होगी। ठीक है, एक बैक्टीरिया सेल एक्ट करेगी डोनर और एक बैक्टीरिया सेल एक्ट करेगी एज ए रेसिपिएंट। ठीक है, वो कांटेक्ट में नहीं आएंगी, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगी। ठीक है, द डोनर सेल रिलीज अ पीस ऑफ डीएनए। जो डोनर सेल है वो किसी भी इन्वायरमेंट में, कोई भी इन्वायरमेंट हो, चाहे वो होस्ट सेल का इन्वायरमेंट हो, ठीक है, उसमें क्या कर रही है, अपने डीएनए को रिलीज़ कर रही है। ठीक है, अब ये डीएनए किसके थ्रू अपटेक किया जा रहा है, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के थ्रू। ठीक है, कोई भी इन्वायरमेंट है या होस्ट सेल है उससे वो उसको अपटेक कर रही है। ये जो एबिलिटी है पिकअप करने की डीएनए फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंपिटेंस। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है वो इस डोनर डीएनए के अगेंस्ट कंपिटेंस शो करता है और अपने आप को मॉडिफाई करके रेप्लिकेट करता है और फर्दर डिवीजन शो करता है। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया या रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल है वो अपना जीनोम ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो हमारे ग्रिफ्थ थे उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए डी निमोनियाई के, मतलब डिप्लोकोकस निमोनियाई के, जो निमोनिया कोज कर रही है उसके 2 स्ट्रेन लिए। 2 स्ट्रेन मतलब 2 वेराइटी ली। ठीक है, 2 वेराइटी या सब स्पीसीज ली। ठीक है, निमोनियाई बैक्टीरिया की। ठीक है, एक था कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। कैप्सुलेटेड हमें पता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें अंदर तो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, बाहर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर पे सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बाहर होता है डिपोजिशन। किसका डिपोजिशन होता है, यहाँ पे डिपोजिशन होता है ग्लाइकोकैलिक्स का, जो शुगर होती है। ठीक है, अब ये ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक कैप्सूल की फॉर्म में और एक पाया जाता है स्लाइम लेयर की फॉर्म में। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो कैप्सूल की फॉर्मेशन जिन बैक्टीरिया में होती है उसको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया था हमारा, जिसको S3 बोला गया, S3। ठीक है, ये वायरुलेंट स्ट्रेन था। वायरुलेंट स्ट्रेन का मतलब क्या है, ये इन्फेक्शन कोज करने की कैपेबिलिटी रखता था। ठीक है, एक नॉन कैप्सुलेटेड था जिसको R2 बोला गया, ये नॉन वायरुलेंट था, मतलब ये इन्फेक्शन कोज नहीं करेगा। तो उन्होंने 4 स्टेप में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पहले स्टेप में उन्होंने क्या किया, जो वायरुलेंट स्ट्रेन था मतलब S3 जो था वो इन्होंने इंजेक्ट कर दिया एक हेल्दी माइस के अंदर, तो माइस की डेथ हो गई। क्यों, क्योंकि ये वायरुलेंट था, इसने क्या कोज किया, इन्फेक्शन कोज किया, इसकी वजह से जो माइस है उसकी डेथ हो गई। अब नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन मतलब R2 इन्होंने हेल्दी माइस में इंजेक्ट किया तो माइस सर्वाइव कर गया क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या किया, जो वायरुलेंट स्ट्रेन है उसको हीट की हेल्प से मार दिया,
और उसको हेल्दी माइस में इंजेक्ट कर दिया, तो माइस सर्वाइव कर गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी वायरस को वायरुलेंट स्ट्रेन मतलब मटेरियल नहीं था, इन्फेक्शन कोजिंग एंटीजन नहीं था। अब जो नॉन वायरुलेंट लिविंग स्ट्रेन है, अब इन्होंने R सेकेंड तो लिविंग लिया और जो S3 है उसको हीट किल्ड कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, हेल्दी माइस में जो हमारा R सेकेंड था वो अब इसका जेनेटिक मटेरियल सॉल्यूशन से अपटेक करके अपने आप को वायरुलेंट में ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से हेल्दी माइस क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो इसके बेसिस पे ग्रिफ्थ कंक्लूड करते हैं दैट समथिंग पास्ड फ्रॉम हीट किल्ड वायरुलेंट स्ट्रेन, हीट किल्ड वायरुलेंट स्ट्रेन से कुछ ट्रांसफ़र हुआ है किसमें, R सेकेंड में, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन में, ठीक है। उसने उसको अपटेक किया है, ठीक है, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट कॉम्पिटेंस शो कर रहा है। सो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन चेंज्ड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वायरुलेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन, इसलिए वो वायरुलेंट स्ट्रेन में या इन्फेक्शन कोजिंग बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। पर उस टाइम पे ग्रिफ्थ को ये नहीं पता था कि प्रोटीन ट्रांसफ़र हुआ है या DNA ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकलियोड, मैककार्टी, उन्होंने 1948 में दोबारा से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बहुत सारे एंजाइम्स को यूज़ करके, और उन्होंने ये प्रूव किया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है नॉन वायरुलेंट की वायरुलेंट में, वो DNA का अपटेक करके हो रही है, और वो DNA किसका है, हीट किल्ड बैक्टीरिया का, ठीक है। तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि DNA एक जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है किसी भी सेल को, ठीक है, अगर उसमें ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें हमारा एक जो बैक्टीरियल सेल थी वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है बाय अपटेकिंग DNA फ्रॉम अ वायरुलेंट बैक्टीरिया S3 फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो ये मैकेनिज्म होता है रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया के अंदर। सेकंड हम पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन को अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्रांसडक्शन में यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। बैक्टीरियोफेज यहाँ पे क्या करती है, एक स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड DNA को, DS का मतलब क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA, इस तरह का DNA, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड DNA ट्रांसफ़र होता है एक डोनर बैक्टीरियल सेल से एक रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, बीच में बैक्टीरियोफेज, एक तो डोनर बैक्टीरिया, एक रेसिपिएंट है जो रिसीव करेगा, एक जो देगा, पर उसके बीच में है क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन है, बैक्टीरियोफेज। ये जो ट्रांसडक्शन है, ये प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट की थी जिंडर और लेडरबर्ग ने, जब वो किसके साथ काम कर रहे थे, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, जो टाइफाइड कोज करता है बैक्टीरिया, उसके साथ उन्होंने काम किया था यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा ट्रांसडक्शन है वो 2 तरह का होता है, जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अगर बैक्टीरियोफेज की कैपेबिलिटी होती है, अगर बैक्टीरियोफेज की कैपेबिलिटी होती है किसी भी रीजन से, बैक्टीरियल की सेल के किसी भी रीजन से जेनेटिक मटेरियल को लेके और उसको रेसिपिएंट में ट्रांसफ़र करने की, तो उसको जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन बोलते हैं, ठीक है। इजी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो बैक्टीरिया की किसी भी पोर्शन से DNA का अपटेक करके कोई भी बैक्टीरियोफेज अगर उसको रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी रखती है तो उसको जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ये मेनली T4 फेज़ के थ्रू शो किया जाता है, T4 फेज़ के थ्रू शो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप के ट्रांसडक्शन में सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या करेगी, बैक्टीरियोफेज एक डोनर फेज़ को क्या करेगी, इन्फेक्शन कोज करेगी। इन्फेक्शन कोज कर दिया उसने, इन्फेक्शन बैक्टीरिया, ये फेज़ का प्रोटीन कोड है, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, वो उसमें एंटर कर गई, ये फेज़ है। फेज़ ने ये जो हमें कलर शो हो रहा है, इस कलर में वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर रही है, कर लिया उसने ट्रांसफ़र। अब वो अपनी लाइटिक साइकिल स्टार्ट करती है, लाइटिक साइकिल स्टार्ट करती है, अपने आप को रेप्लिकेट करती है, ठीक है। और वायरस जो होस्ट सेल है उसमें एंटर कर जाती है, उसको इन्फेक्शन कोज करती है, ठीक है। अपने वायरस कंपोनेंट को, अपने जीनोम को, अपने एंजाइम को, कैप्सिड को, हीट टेल को, टेल फाइबर को, सबको वो फॉर्म करती है। तो वायरल एंजाइम जो है वो होस्ट के DNA को हाइड्रोलाइज कर देते हैं, मतलब उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, जैसे आपको दिख रहा है वॉयलेट कलर में छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन गए हैं यहाँ पे,
ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन गए हैं। ये जो वॉयलेट कलर है ये बैक्टीरिया का डीएनए है, और जो ये हमारा पिंक कलर है ये फेज़ का डीएनए है। ठीक है, तो फेज़ ने अपने डीएनए को रेप्लिकेट किया और उसके बाद उसने एंजाइम्स बनाए, जिसकी वजह से डीएनए जो है बैक्टीरिया का वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट गया, मतलब उसका हाइड्रोलाइसिस हो गया। ठीक है, अब ड्यूरिंग असेंबली ऑफ वायरस कंपोनेंट टू फॉर्म प्रोजेनी वायरस, अब जब वो अपने डॉटर सेल्स बना रहा था उस टाइम पे एनी ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ डोनर डीएनए गेट इनकॉर्पोरेटेड इन द वायरस कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीन कोट होता है, जो हमारा वायरस का जो जीनोम है, जीनोम मतलब जो भी डीएनए है या आरएनए है, ठीक है, उसके अराउंड एक एज अ इन्वेलप प्रेजेंट होता है कैप्सिड। ठीक है, तो क्या होता है, अब यहाँ पे कुछ तो बैक्टीरिया के डीएनए के अराउंड कैप्सिड आ जाता है, कुछ हमारा फेज के डीएनए के अराउंड कैप्सिड आ जाता है। ठीक है, अब जो एबनॉर्मल बैक्टीरियोफेज है वो इन्फेक्ट करती है एक नई सेल को। ठीक है, नई सेल को। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है इसमें जो कैप्सिड है, जो कैप्सिड प्रोटीन है वो किसकी अराउंड इन्वेलप फॉर्म कर रखा है? इसने बैक्टीरियल डीएनए के अराउंड इन्वेलप फॉर्म कर रखा है, क्योंकि ये वॉयलेट कलर में हमें थ्रेड दिख रहा है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? एक नई रेसिपिएंट सेल को इन्फेक्ट कर दिया। अब ये जो नई रेसिपिएंट सेल्स हैं ये क्या कर रही है? डीएनए इनडायरेक्टली बैक्टीरिया के डीएनए को एक रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफ़र कर रही है। ठीक है, अब जो ये डोनर का डीएनए है, मतलब जो ये इसके अंदर ये जो वायलेट कलर का डीएनए है इस बैक्टीरियोफेज के अंदर, वो वायरुलेंट नहीं है, मतलब वो इन्फेक्शन नहीं कोज करेगा। वो बैक्टीरिया, जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया उसके जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। ये तो बैक्टीरिया का जीनोम है। ठीक है, अब ये जो बाकी पोर्शन बच गया ये क्या है? ये इस फेज़ के अंदर जो बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट था वो है। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए? इंटीग्रेट हो गए, और दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? रेप्लिकेशन शो कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या है? रिकम्बिनेशन की। यहाँ पे इस रेसिपिएंट बैक्टीरिया का डीएनए भी है और इस डोनर बैक्टीरिया का डीएनए भी है, जो फेज़ के अंदर एंटर करके यहाँ तक पहुँच पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो जेनेटिक मटेरियल मिल रहे हैं। दो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे मिलके एक होके वो क्या कर रहे हैं? रेप्लिकेशन शो कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? रिकम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो जीनोम होगा वो रिकम्बिनेंट टाइप का जीनोम होगा, और ये जो सेल बनेगी वो रिकम्बिनेंट सेल बनेगी। ये होता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की। स्पेशलाइज्ड वर्ड से हमें पता चल रहा है स्पेशल टाइप का ट्रांसडक्शन। देखो, इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं। जो कुछ बैक्टीरियोफेज होती है, जैसे लैम्डा फेज, ठीक है, जैसे लैम्डा फेज होती है, और ये लैम्डा फेज मोस्टली ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। तो जो लैम्डा फेज होती है ना ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, वो ई कोलाई के डीएनए के स्पेसिफिक रीजन को, किसी एक पर्टिकुलर जीन को, स्पेसिफिक रीजन को ट्रांसफ़र करती है रेसिपिएंट सेल के अंदर। तो वो स्पेसिफिक रीजन को ट्रांसफ़र कर रही है, इसीलिए इसको स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इन स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर ओनली ए फ्यू रेस्ट्रिक्टेड जीन डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन टेम्परेट बैक्टीरियोफेज के थ्रू किया जाता है, जैसे हमारी लैम्डा फेज है जो लाइसोजेनिक साइकिल शो करती है। लाइसोजेनिक का मतलब है कि वो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ, या जीनोम क्या है? डीएनए, उसके साथ इंटीग्रेट होके डिवाइड करती है। इंटीग्रेट होके देखो, यहाँ पे जो फेज़ थी जर्नलाइज्ड में, वो अपने आप इंडिविजुअली रेप्लिकेट कर रही थी। ठीक है, बट यहाँ पे जो फेज़ है वो इंडिविजुअली रेप्लिकेट नहीं करेगी, वो अपने डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिला के और फिर रेप्लिकेट करेगी। इसको बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, तो एट फर्स्ट टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एंटर इनटू डोनर बैक्टीरिया, वो डोनर बैक्टीरिया में एंटर करी बाय इन्फेक्टिंग द सेल, एंटर कर गई। अब उसने क्या कर लिया? अपने डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिला लिया। यहाँ पे हमें दो कलर दिख रहे हैं, एक रेड कलर, जो रेड कलर है वो फेज़ का डीएनए है,
ठीक है। और जो ये यहाँ पे वॉयलेट कलर है ये बैक्टीरिया का डीएनए है। तो बैक्टीरिया का डीएनए हमें सर्कुलर दिख रहा है। इस सर्कुलर डीएनए में हमें एक रीजन दिख रहा है रेड कलर में, जिसकी जो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे फेज ने अपना डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिला लिया, जिसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। मतलब बैक्टीरियोफेज ने अपने डीएनए को इंटीग्रेट कर लिया होस्ट के डीएनए के साथ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। और वो डोरमेंट रहती है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, और जनरेशन टू जनरेशन वो डॉटर सेल में पास होती जाती है, ठीक है। और लाइसोजेनिक साइकिल फॉर्म करती है, जैसे यहाँ पे when lysogenic cell is exposed to certain stimulus such as some chemicals or ultraviolet light, जो एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस कोई भी चेंज है इन्वायरमेंट में, तो चेंज क्या हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकती है, जिसकी वजह से इंडक्शन होता है वायरस के जीनोम में फ्रॉम होस्ट सेल जीनोम, एंड वो लाइटिक साइकिल स्टार्ट करती है। लाइटिक साइकिल का मतलब क्या है कि अब वो बैक्टीरिया के जीनोम से अलग हो गई है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रेड हमें पोर्शन ज़्यादा दिख रहा है, मतलब फेज का डीएनए ज़्यादा दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया का डीएनए। पर बैक्टीरिया का कुछ स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए, स्पेसिफिक रीजन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए यहाँ पे अटैच हो गया है फेज के डीएनए के साथ, और ये अब सेपरेट रेप्लिकेशन कर रही है, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन शो कर रही है। ये ऑटोनोमस रेप्लिकेशन को बोलते हैं हम लाइटिक साइकिल। अब अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से या किसी केमिकल की वजह से ये फेज लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो गई है, वायरुलेंट फेज में कन्वर्ट हो गई है। तो ये बहुत सारे अपने नंबर फॉर्म कर देगी, बहुत बार अपने डीएनए को क्या करेगी, रेप्लिकेट करेगी, और फिर उसके अराउंड कैप्सिड फॉर्म कर देगी। कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन होता है, और बैक्टीरियोफेज में कन्वर्ट हो जाएगी। हो गई बैक्टीरियोफेज में कन्वर्ट। अब ये दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कोज करेगी। अब उस दूसरे बैक्टीरिया को जब इन्फेक्शन कोज करती है तो इस फेज़ के अंदर जो डीएनए होता है वो डीएनए इस फेज़ के डीएनए को भी कंसिस्ट करता है, फेज डीएनए को भी कंसिस्ट करता है, और बैक्टीरिया के स्पेसिफिक रीजन को भी कंसिस्ट करता है। बैक्टीरिया के स्पेसिफिक रीजन को, कौन सा स्पेसिफिक रीजन, डीएनए का स्पेसिफिक रीजन, जिसकी वजह से जब ये इन्फेक्शन कोज करती है रेसिपिएंट सेल में तो डीएनए भी जाता है, किसका डीएनए, बैक्टीरिया के का डीएनए का स्पेसिफिक रीजन भी उसके अंदर एंटर करता है, और फिर वो जो बैक्टीरिया का स्पेसिफिक रीजन है वो जो रेसिपिएंट सेल का डीएनए उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, अटैच हो जाता है और रेप्लिकेट करता है अटैच होके, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अब हम लास्ट टाइप का हम ना रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जो कि कंजुगेशन है, ठीक है। कंजुगेशन में क्या होता है, कंजुगेशन को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझते हैं। कंजुगेशन में भी दो ही सेल होती हैं, एक डोनर है, एक रेसिपिएंट है। एक डी से मैंने डिनोट कर दी, एक आर से, डी से डोनर, आर से रेसिपिएंट। अब डोनर सेल अपने जीनोम को आर सेल में ट्रांसफ़र करेगी, बट यहाँ पे पाइलस बनेगा, एफ पाइलस। हमने प्रीवियस वीडियो में प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा था। प्लाज्मिड क्या होता है, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग बॉडी होती है, अपने आप रेप्लिकेट करती है, ठीक है, बॉडी होती है। क्यों, कैसे रेप्लिकेट करती है, इसका सर्कुलर डीएनए होता है, इस तरह का डीएनए होता है, उसमें ओराई भी होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसमें वो जीन्स भी होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करते हैं, मतलब किस एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस में भी वो ग्रो कर पाते हैं। और इनके अंदर पॉलीमरेज भी होता है जो रेप्लिकेशन करेगा, इनके अंदर सारे एंजाइम्स, सारे प्रोटीन्स होते हैं जो इनके रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। पर बैक्टीरिया को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर ये कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट शो करता है बैक्टीरिया के अंदर। उसी में से एक एफ प्लाज्मिड होता है जो यहाँ पे एफ पाइलस फॉर्म करता है, जिसकी वजह से दो बैक्टीरिया अपने बीच में जीनोम ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो, बैक्टीरियल कंजुगेशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स। एक डोनर सेल है जो देगी, एक रेसिपिएंट सेल है जो लेगी, ठीक है। सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है यहाँ पे बाय ब्रिज लाइक कनेक्शन। ब्रिज लाइक कनेक्शन फॉर्म हो रहा है दो सेल के बीच में, और ये किसके थ्रू होता है, पाइलस के थ्रू, ठीक है। ड्यूरिंग कंजुगेशन जो डोनर सेल है वो कंजुगेटिव जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक एलिमेंट प्रोवाइड करती है
जो एक प्लाज्मिड का होता है जो ट्रांसपोसोन होता है, ठीक है, ट्रांसपोसोन होते हैं। Most conjugative plasmids have systems ensuring that the recipient cell does not already contain a similar element. ये इंश्योर करती हैं कि जिसमें ये ट्रांसफ़र कर रही हैं उसके अंदर सेम एलिमेंट ना हो, ठीक है, इसके अंदर सेम एलिमेंट ना हो। अभी ये क्या करते हैं, रेप्लिका ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो प्लाज्मिड है अपनी रेप्लिका ट्रांसफ़र करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी रेप्लिका रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। अब जो डोनर सेल होती है उसको हम F पॉजिटिव बोलते हैं, जो रेसिपिएंट सेल होती है वो ले रही है इसलिए उसको F नेगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मिड अपना ही रेप्लिकेशन करके 2 में कन्वर्ट हो जाती है और इस F पाइलस इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से वो मतलब रेसिपिएंट सेल जो कि F नेगेटिव होती है उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है और उसको F पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मिड है ये इंटीग्रेट करती है बैक्टीरिया क्रोमोसोम्स के साथ और ये क्या कन्वर्ट हो जाती है HFR में। HFR क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन सेल और सुपर मेल, ठीक है। मतलब कि जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है वो रेसिपिएंट सेल में कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पे जो फेज़ है वो इसके साथ इंटीग्रेट करके अपने अंदर DNA ले आएगी बैक्टीरिया का, फिर रेप्लिकेट करेगी, फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकम्बिनेशन की प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरियोफेज होता है वो क्या करता है, वो रिकम्बिनेशन की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, 1000 टाइम्स वो बढ़ा देता है। और यहाँ पे जब ये F पॉजिटिव बनता है तो इसको FR बोलते हैं, HFR बोलते हैं या सुपर मेल बोलते हैं, ठीक है, सुपर मेल बोलते हैं। क्योंकि सुपर मेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी रखता है किसको, DNA को। स्टेप्स में समझते हैं कि कंजुगेशन कैसे होती है। डोनर सेल सबसे पहले एक पाइलस प्रोड्यूस करती है। पाइलस अटैच होता है किसके साथ, रेसिपिएंट सेल के साथ, जिसको F नेगेटिव बोला जाता है, ठीक है। जो मोबाइल प्लाज्मिड है वो निक्ड होता है, उसको में कट लगा होता है, ठीक है। एंड सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ DNA इज़ देन ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट सेल, और वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपको दिख रहा है एक थ्रेड जा रहा है यहाँ पे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो सिंगल स्ट्रैंड बन के ट्रांसफर होता है रेसिपिएंट सेल में, F नेगेटिव सेल में। बोथ सेल सिंथेसाइज ए कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड टू प्रोड्यूस ए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर प्लाज्मिड। अब यहाँ पे भी इसके साथ में कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है, यहाँ पे भी कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड हो जाती है और ये भी डबल स्ट्रैंडेड हो जाती है। बोथ सेल आर नाउ वायबल डोनर्स, ये भी डोनर बन जाती है, F पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है और ये F पॉजिटिव में कन्वर्ट थी ही, ठीक है। तो ये क्या बन जाते हैं, डोनर बन जाते हैं, इसलिए हम इनको HFR नाम देते हैं कि सुपर मेल नाम देते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी रिकम्बिनेशन की कैपेसिटी यहाँ पे 1000 टाइम्स बढ़ जाती है, किसकी वजह से, इस प्लाज्मिड की वजह से, F प्लाज्मिड की वजह से।